नाम से जानते हैं। अरे भाई, सरकारी विद्यालयों को चलाने के लिए, यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूल को भी चलाने के लिए एक कमेटी होती है जिसको स्कूल प्रबंधन समिति या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के नाम से जानते हैं। कहां पर इसके तहत इसका गठन किया गया है? हार्टोग समिति में? बिल्कुल नहीं। मुदालियर कमीशन में? बिल्कुल नहीं। शिक्षा नीति में? नहीं नहीं साहब। राइट टू एजुकेशन एक्ट की धारा 21 में एसएमसी या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के गठन की बात की गई है। कितने लोग ए फॉर एप्पल यहाँ पे राइट आंसर लगाए हैं? बताएंगे कितने लोगों का ए आ रहा है? कितने लोगों का ए आ रहा है? आप बता दीजिए, फिर मैं उसके बाद में आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। यहाँ पे बिल्कुल बात सही है। आप राइट टू एजुकेशन एक्ट जब पढ़ेंगे ना, तो उसकी कुल 38 धाराएं हैं। सारी धाराएं तो पढ़ते नहीं है। उसकी जब आप 21 नंबर की धारा पढ़ोगे तो उसने बताया स्कूल को चलाने के लिए एसएमसी होना चाहिए। जैसे उसने धारा 12 बताया है, धारा 12 में बताया है कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें गरीबों के लिए, अपवंचितों के लिए 25% का स्थान का आरक्षण होगा, प्रवेश देना पड़ेगा गरीबों को। ध्यान रखना। 17 नंबर की धारा हमेशा ध्यान रखना, बच्चों को मारना पीटना नहीं है। यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान रखना, ठीक। इंपॉर्टेंट धाराएं बता रहा हूं यहाँ पर। जैसे 28 नंबर में बताया है कि निजी ट्यूशन नहीं देना है, यहाँ पर ध्यान रखना टीचरों को। 29 में बताया है कि बच्चों का सतत मूल्यांकन होगा। तो कुछ बेसिक चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए। मुदालियर आयोग तो 1952 में आया था माध्यमिक एजुकेशन में सुधार के लिए। हार्टोग समिति 1829 में है, आप जानते ही होंगे। इसी ने ही सबसे पहले अपव्यय और अवरोध की अवधारणा सामने लाई थी कि प्राथमिक स्कूल में नामांकन अनुपात घटता जा रहा है, बच्चे को टीचर फेल कर देते हैं या बच्चा किसी कारणवश स्कूल को छोड़ के चला जाता है, तो जो हम व्यय कर रहे हैं वो वेस्ट हो गया है। और कभी कभार 1 साल से ज्यादा उसको रोक दे देते हैं, क्लास में फेल कर देते हैं, तो अवरोध आ जाता है। तो अपव्यय अवरोध को हटाने से रिलेटेड हार्टोग समिति जो प्राथमिक स्तर पर, जहां पर 4 वर्ष का करिकुलम प्राथमिक स्तर पर तैयार किया गया था, सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में, यहां तक आप कर पा रहे होंगे। आते हैं 14 नंबर के प्रश्न पर, और 14 नंबर के प्रश्न पर आएंगे यहां पर। हाँ बिल्कुल, धारा 38 से अब तो 39 धाराएं हो गई हैं यहाँ पर। सारे के सारे लोग यहाँ पर देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था प्रबंधन में 14 सिद्धांत। ये किसने दिए हैं? हेनरी फ्योल ने। सारे के सारे लोग बिना टाइम को वेस्ट करे हुए ए लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए 15वें नंबर के प्रश्न पर आते हैं। 15वें नंबर का प्रश्न क्या है यहाँ पर? 15वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या होने वाला है, दीजिएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या है यहाँ पर? गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? यहां पर लिखा हुआ है गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है। भाई आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा यहां पर गेस्टाल्ट का अर्थ? ध्यान से दीजिएगा। यहां पर ये लिख दिया मैंने गेस्टाल्टवाद, और मैंने बगल में लिख दिया कि साहब ये तो जर्मन वर्ड है और इसका अर्थ होता है, मैंने लिख भी दिया, समग्र या पूर्ण। यहां पर ध्यान, हिंट दे दिया मैंने, ये लीजिए। अब आप लोग यहां पर सही आंसर, उत्साह नहीं, धारणा नहीं। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र पिक्चर, यानी कि स्वाभाविक है यहां पर बी आंसर आप लोग लगाइएगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर डी क्यों नहीं है? अरे अंतर्दृष्टि के लिए तो सूझबूझ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और वो आपका यहाँ पर इंसाइट मिलेगा। उसने सूझबूझ अंतर्दृष्टि नहीं बोला, उसने गेस्टाल्ट बोला है, और गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है। उसके अनुसार कोई भी चीज टुकड़ों में नहीं होती, समग्र जानकारी को ही हम गेस्टाल्ट के नाम से जानते हैं। संपूर्ण परिस्थितियों को एक कर देना। जैसे कोहलर ने जब अपना अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या इंसाइट, सूझबूझ का सिद्धांत दिया था, तो उसने साफ साफ ये बताया था कि अधूरी पिक्चर देखकर समस्या का समाधान
समाधान नहीं होगा। बच्चे को पहले पूरा हाथी दिखाना चाहिए, बच्चे को पूरा पेड़ बताना चाहिए, क्योंकि वो वृक्ष देखता है, तना बाद में देखता है, पत्ती बाद में देखता है। तो समग्र को ही हम लोग गेस्टाल्ट के नाम से जानेंगे। यहाँ पर आप बी आंसर लगाएं, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। 12वें नंबर के क्वेश्चंस पर आते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 12वें नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है, सेशन को थोड़ा और शेयर करते हुए चलेंगे। और आपको इस प्रश्न से किस महोदय की याद आ रही होगी गेस्टाल्ट से? कोहलर का नाम तो जरूर आ रहा होगा याद, आना भी चाहिए। क्यों? कोहलर ने किस चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया था? सुल्तान पे किया था। और सुल्तान पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमको याद है उसने सूझबूझ का सिद्धांत दिया। और सूझबूझ हमेशा ध्यान रखना अचानक उत्पन्न होती है, क्योंकि सिद्धांत में अचानक शब्द के लिए इनसाइट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और इनसाइट को हम अंतर्दृष्टि के नाम से जानते हैं। इतना ध्यान में रखना आप लोग। चलिए अगले यहाँ पर आते हैं। 12वें नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। यहाँ पर थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत में प्रक्रिया तत्व नहीं है। क्या है यहाँ पर मामला? और 12वें नंबर का क्वेश्चंस आपको थॉर्नडाइक का नाम याद आ रहा होगा। भली भांति आप लोगों ने थॉर्नडाइक पढ़ रखा है। अरे सर, थॉर्नडाइक तो वही व्यक्ति था जिसने प्रयास, त्रुटि एवं भूल का सिद्धांत दिया। थॉर्नडाइक तो वही व्यक्ति था जिसने कहा कि पहले एस आता है, बाद में आर आता है। एस को हम लोग उद्दीपक कहते हैं और आर को हम अनुक्रिया कहते हैं। यानी कि एस और आर में सबसे पहले एस और आर का जो अनुबंधन पेयर बनेगा उसमें एस आएगा। तो थॉर्नडाइक ने कहा था कि हम लोग गलती कर करके, एरर के द्वारा सीखते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और याद करिए, पिंजड़े के अंदर बिल्ली के लिए पुनर्बलन दिया गया था, मछली प्लेट में बाहर लगाई गई थी ताकि देखा गया था कि मछली के होने से उसको कितना पुनर्बलन मिल रहा है। बाद में मछली हटाई थी तो पुनर्बलन बढ़ता है, घटता है, ये भी है। और बार बार पिंजड़े से बाहर निकल के, बार बार पिंजड़े से बाहर निकलकर अभ्यास, और अभ्यास के दौरान उससे क्या होगी? त्रुटि। और त्रुटि अभ्यास को ही प्रयास त्रुटि के नाम से जानते हैं, जिसको हम ट्रायल एरर, और इसी से व्यक्ति बार बार अभ्यास करके सीखता है। लेकिन अपने सीखने के क्रम में थॉर्नडाइक ने घटनाओं को सोपान या क्रम से लगाने की बात नहीं करी। श्रृंखलागत के लिए तो रॉबर्ट गैने का नाम आता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि रॉबर्ट गैने ने श्रृंखलाबद्ध सिद्धांत दिया है। और ये ध्यान रखना, इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम कंडीशन ऑफ लर्निंग हुआ करता था। ये लास्ट ईयर 2019 में पूछा गया प्रश्न था, यहाँ पर ध्यान रखना।